हेलो बच्चों पार्टी सो दिस इज योर एजुकेटर दीपिका मैम ओवर हियर एंड आई एम सो सॉरी कि मुझे वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन मैं आपका साथ एंड तक नहीं छोड़ सकती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चाहे लेट ही हो गया हो लेकिन मेरे स्टूडेंट जो सिर्फ मुझसे पढ़ते हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जिस न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत डाउट आ रहा है। तो यहाँ पे आज हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जिस न्यूमेरिकल से रिलेटेड चांसेस हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या है न्यूमेरिकल, कैसे होता है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। बच्चा देखो, एक पर्सन है, वो अपनी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है। सपोज उसने 10 लाख रुपए लगाए, उस 10 लाख पे उसको कुछ ना कुछ इनकम तो जरूर होगी। तो जो 10 लाख पे उसको इनकम हो रही है उसको बोला जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले वो माइनस करेगा, क्या माइनस करेगा, सबसे पहले वो माइनस करेगा इंटरेस्ट। जैसे ही उसने इंटरेस्ट को माइनस किया तो उसके पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब अभी तक उसने टैक्स नहीं माइनस किया है। फिर अब उसमें से वो क्या माइनस करेगा, टैक्स माइनस करेगा। जो भी रेट, इंटरेस्ट की रेट भी क्वेश्चन में दी हुई होती है, टैक्स की रेट भी क्वेश्चन में दी हुई होती है। ठीक है, अब EBT में से वो अब क्या माइनस कर रहा है, टैक्स माइनस कर रहा है, तो उसके पास आ रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसके पास वो पैसा बचा है जिसको वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सपोज अगर एक फादर के पास 10,000 रुपीज इनकम बच रही है और उसके पास 4 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा, 25 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। तो EAT हमारी वो इनकम है जो कि हमारे शेयर होल्डर्स में क्या हो जाने वाली है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाली है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अर्निंग पर चाइल्ड निकाल के बताओ, तो आपकी अर्निंग पर चाइल्ड कितनी आई थी बच्चा, अभी 2.5 के। कैसे निकाली आपने, आपने सिंपली 10,000 रुपए पापा के पास बचे, उसमें से उनके पास 4 बच्चे थे तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो 2.5 के पर मेंबर आई। वही अगर हमको EPS निकालना है तो भी यही तरीका है, आपकी जो अर्निंग बची है डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कर देने, बस। जैसे ही आपने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स किया, आपका आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये कैलकुलेशन आपको आपके माइंड में अगर क्लियर होगी ना, तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है बच्चा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सिंपली अगर ये कैलकुलेशन आपको आती है ना तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, NCERT का एग्जाम्पल है। सपोज एक कंपनी को 30 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी। ठीक है, एक कंपनी को 30 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी। टैक्स रेट था 30%, इंटरेस्ट रेट था 10%। ठीक है, EBIT था 4 लाख, मतलब कंपनी ने 4 लाख रुपए कमाए 30 लाख रुपए लगा के। ठीक है, 4 लाख रुपए कमाए हैं 30 लाख रुपए लगा के। ओके, चलो आगे बढ़ो। इसमें इन्होंने बोला अब अपन 3 अलग अलग सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन 1 क्या बोल रही है, सिचुएशन 1 बोल रही है कि उन्होंने सारा का सारा पैसा क्या कर लिया है, इक्विटी से ले लिया है। मतलब 30 लाख रुपए उन्होंने किस में से ले लिए, इक्विटी में से ले लिए, एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। 10 रुपए का एक शेयर उन्होंने इशू किया, मतलब उन्होंने 3 लाख शेयर होल्डर्स को पैसा उन्होंने डिवाइड किया, 30 लाख शेयर होल्डर से उन्होंने पैसा लेके और उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सिचुएशन 2 क्या बोल रही है, सिचुएशन 2 बोल रही है कि उन्होंने 10 लाख रुपए तो किए हैं डेट से, और बाकी के 20 लाख रुपए उन्होंने क्या किए, 10 रुपए का एक शेयर, मतलब 2 लाख शेयर होल्डर से उन्होंने पैसा ले लिया। और तीसरी सिचुएशन क्या बोल रही है बच्चा पार्टी, तीसरी सिचुएशन बोल रही है कि उन्होंने 20 लाख रुपए जो है वो कहां से लिए हैं, डेट से लिए हैं। मतलब 10 लाख जो बाकी के बचे हैं वो उन्होंने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया, मतलब 1 लाख शेयर होल्डर्स को उन्होंने पैसा ले लिया है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है EPS की तीनों सिचुएशन में। तीनों सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन है, तीनों अलग अलग सिचुएशन में EPS कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। EBIT ले ले सबसे पहले, देखो EBIT सेम रहता है ना, तो आपका EBIT कितना है, इधर भी 4 लाख, ठीक है, इधर भी 4 लाख और इधर भी 4 लाख। ठीक है, तीनों सिचुएशन में आपका EBIT तो सेम है। फिर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या माइनस होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है।
क्या फर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने कोई लोन लिया है? नहीं लिया। तो जब लोन ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट का पेमेंट क्या करना है? नहीं करना। तो जीरो इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बच गया? 4 लाख बच गया एज इट इज। ठीक है। अब सिचुएशन सेकंड में उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट कितनी है बेटा? 10%। बताओ 10 लाख का 10% कितना होता है? 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए उनको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 1 लाख इंटरेस्ट देना है तो बचा कितना? 3 लाख रुपए। डन। सिचुएशन थर्ड में उन्होंने 20 लाख का लोन लिया है। 20 लाख का 10% कितना होता है बच्चा पार्टी? 2 लाख। ठीक है। तो उनको यहाँ पे कितना लोन, कितना बचा पेमेंट, कितना बच गया यहाँ पे? हमारा 2 लाख रुपए बच गया। ठीक है। ये हमारा क्या आया? ये हमारा आया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हर कंपनी को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब इसमें से वो लोग क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। भाई जितनी इनकम है उतने पे टैक्स देंगे। और टैक्स रेट कितना है? 30%। 4 लाख इनकम, 30% 4 लाख का कितना होता है? 1,20,000। अगर 4 लाख में से 1,20,000 गए तो कितने बचे? 2,80,000। ये हमारे यहाँ पे आ गए 2,80,000। ठीक है। 3 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख का 30% 90,000। ठीक है। कितना आ गया भाई यहाँ पे? 3 लाख में से 90,000 गए तो 2,10,000। ओके। फिर यहाँ पे 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000। 60,000 का टैक्स दिया, कितना बच गया? 1,40,000। ठीक है। अब ये मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आई है, ये मेरे को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़ी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिख देती हूँ। ठीक है। पहली सिचुएशन में मैंने 30 लाख रुपए शेयर होल्डर्स के थ्रू इशू किए। मतलब मेरे पास शेयर होल्डर्स कितने थे? 3 लाख। 3 लाख शेयर होल्डर थे ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लाख। ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट वाले में मैंने कितने लिख दिए? 2 लाख, क्योंकि 2 लाख ही शेयर होल्डर्स थे यहाँ पे। ये देखो, इधर कितने थे? 1 लाख शेयर होल्डर्स थे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ईपीएस निकालना है। आपको याद है ना, मैंने आपको ईपीएस का फॉर्मूला बताया। व्हाट इज ईपीएस का फॉर्मूला? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरी यहाँ पे 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा 0.93। सेकेंड सिचुएशन में मेरा आंसर आएगा 1.05 और थर्ड सिचुएशन में मेरा आंसर आएगा 1.40। आपने ऑब्जर्व की एक चीज, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो। सिचुएशन 1 में आपका डेट कितना था? आपका डेट 0 था। सिचुएशन 2 में आपका डेट कितना था? 10 लाख। सिचुएशन 3 में आपका डेट कितना था? 20 लाख। जैसे जैसे डेट एलिमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ईपीएस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब आप डेट एलिमेंट बढ़ाओगे तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो फिर ऐसा कब होगा? इसकी एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन ये है कि जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। ठीक है। जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो कि यहाँ पे 10% था, जब कॉस्ट ऑफ डेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम होगा। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चा, यहाँ पे समझना। आपका ईबीआईटी कितना था? 4 लाख। कितना पैसा लगाया? 30 लाख। 30 लाख में आपने 4 लाख कमाया। कितना परसेंट है पता है आपको? ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, ये आपका आ रहा है 13.33%। ये परसेंटेज इंटरेस्ट रेट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ये जो रिटर्न आपको मिल रहा है, देखो जितना इंटरेस्ट पे दे दोगे उससे तो ज्यादा कमाओगे तभी ये पॉसिबल होगा ना, ये तो जनरल सी बात है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। तभी ये ईपीएस और डेट वाला जो यहाँ पे हमने निकाला ना कंक्लूजन, ये तभी आपका सही रहेगा कि विथ हायर डेट ईपीएस राइजेस। अगर ऐसा ना हो तो एक सिचुएशन वो भी ले लेते हैं। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पे 13.33 था और ये 10 था, ये ज्यादा था तो चल गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? देखो यही सिचुएशन में मैंने यहाँ पे ईबीआईटी कम कर दिया, 2 लाख कर दिया।
30 लाख लगाए और 2 लाख कमाए, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट है और इंटरेस्ट रेट 10% है। देखो रिटर्न कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है। अब यही सिचुएशन अप्लाई करके देख लो, ईबीआईटी है, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, सब चीजें सेम रहेगी, इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है, इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस होगा, टैक्स माइनस होने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आएंगे और लास्ट में आपका ईपीएस निकलेगा, ठीक है। सेम सिचुएशन है जो हमने वहां पे देखी थी, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 सेम है, मतलब कुछ मैंने सिचुएशंस में चेंज नहीं किया है, वही वाली सिचुएशन है, मैंने चेंज किया तो सिर्फ ईबीआईटी में, वहां 4 लाख था, यहां मेरा 2 लाख है, ठीक है। चलो अब इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, राइट। 2 लाख रुपए हमने कमाए हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट, फर्स्ट वाले केस में कोई डेट है ही नहीं, कोई जब डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो जीरो, कितना बचा, 2 लाख एज इट इज बच गया, ठीक है। सेकेंड वाले केस में 10 लाख का इंटरेस्ट है, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जाएगा, 10 लाख का लोन है, 1 लाख इंटरेस्ट बचा 1 लाख, ठीक है। तीसरे वाले केस में 2 लाख पूरा का पूरा इंटरेस्ट में चला गया, 2 लाख कमाए, 2 लाख गए, ठीक है, जीरो, राइट। अब देखो यहां पे टैक्स कितना लगेगा, 2 लाख का अगर 30% निकाले तो हमारा 60,000, इंटरेस्ट रेट 10% है, टैक्स रेट 30% है, ठीक है। 30,000, 60,000 कितना बचा, 1,40,000, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 1 लाख है ना, 1 लाख का 30%, 30,000, कितना बचा, 70,000। जब इनकम ही जीरो है तो टैक्स भी जीरो, इधर तो जीरो है, कुछ नहीं बचा, नील है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर पूरा का पूरा शेयर होल्डर के थ्रू ही आया था, 3 लाख शेयर होल्डर्स है यहाँ पे हमारे, ठीक है। सेकंड वाले केस में 10 लाख तो लोन, 20 लाख हमारा शेयर होल्डर, तो 2 लाख हमारे यहाँ शेयर होल्डर्स है और इधर हमारे 1 लाख शेयर होल्डर्स है, ओके। यहां देखो अब डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके देखो, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.47, 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ठीक है, सॉरी 2 लाख, कितना आएगा 0.35, 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख, नील, कुछ नहीं बचा। देखो अब यहाँ पे तुमको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 0.47, 0.35, नील, हो गया डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा निकाला, मैं आपको वापस से कंक्लूजन एक बार बता देती हूँ, ठीक है। व्हेन डेट इंक्रीजेस आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा बच्चा जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। इस इंटरेस्ट रेट को आप कॉस्ट ऑफ डेट भी बोल सकते हो, ओके। और आपका डेट के साथ ईपीएस नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है, कब, जब आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, किससे, इंटरेस्ट रेट से, या आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जैसे कि हमने सेकंड वाले केस में देखा था, इसमें 13.33% था और 10% था इस वाले केस में, जब हमारा ईबीआईटी 4 लाख था। लेकिन जब हमारा ईबीआईटी 2 लाख हो गया तो ये 8.33% था और ये 10% था, तो ये ज्यादा हो गया, इसीलिए हमारा ये देखो यहाँ पे ये कम होने लग गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी है, सिंपली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कैपिटल दे रखा होगा आपको, उसके अंदर सब चीजें दे रखी होंगी, आपको सिर्फ देखना है कि ये डिवाइडेशन कैसे हुआ है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, ओके। So that's all from my side. I hope you all have understood this topic very well. Stay tuned for the next video. बहुत सारी अभी भी आना बाकी है. So I'm here for all of you. Bye bye. Take care. Have a nice day.